नमस्कार सभी को। यूजीसी नेट शारीरिक शिक्षा टेस्ट पेपर सीरीज का चौथा प्रश्न पत्र आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का जो पूरा प्रश्न पत्र हम लोगों ने निर्धारित किया है यह लगभग विचार परक प्रश्न पत्र है। देखिए, बहुत ज़्यादा सरलतम प्रश्न पत्र भी सफलतम विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा देता है, कट ऑफ को बहुत ज़्यादा डाउन ले आता है। बहुत ज़्यादा कठिनतम प्रश्न पत्र भी सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को घटा देता है, कट ऑफ का स्तर ऊपर कर देता है। तो सदैव जो प्रश्न पत्र निर्माता होते हैं वो प्रश्न पत्र निर्माता इस तरह का कार्य करते हैं जिसमें जो नेचुरल टैलेंट होता है, जिनके अंदर कंसेप्ट का लेवल होता है, जो लोग वास्तव में टैलेंटेड होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल इंटेलिजेंस कंसेप्ट जो होता है वह अपग्रेड होता है मोर देन 140, ऐसा प्रश्न पत्र निर्धारित किया जाता है कि सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर भी ना रखा जाए, बहुत ज़्यादा जटिल भी प्रश्न ना आ जाए, लेकिन अगर प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा विद्यार्थी फोकस कर ले और उस प्रश्न को टुकड़ों के अंदर तोड़ ले तो वह इजीली दिए गए उत्तरों में से एक सही उत्तर का चुनाव कर ले। इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र उच्च स्तरीय एग्जाम में इसीलिए नहीं दिया जाता क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में सोच देखी जाती है, जबकि ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र के अंदर हमारा आईक्यू लेवल चेक किया जाता है। प्रश्न भी हमारे सामने है, उसका उत्तर भी हमारे सामने है, लेकिन एक सही उत्तर के साथ 3 गलत उत्तर और हैं, या 3 सही उत्तरों से ज्यादा सटीक चौथा उत्तर है। कौन व्यक्ति उसका निर्धारण कर पाता है उसे ही सर्वश्रेष्ठ कहलाने का अधिकार होता है। ये बेसिक कंसेप्ट आज के प्रश्न पत्र में हम लोगों ने लिया है। तो देखिए, जैसा हमने कहा था विचार परक प्रश्न आज का है और उसी हिसाब से प्रश्नों को हमने इस प्रश्न पत्र में शामिल किया है। नेट का स्तर ऐसा ही होता है, तभी बहुत कम विद्यार्थी वहां सफल हो पाते हैं। तो देखिए, संगठन और प्रशासन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जो यूनिट आती है उसमें से यह प्रश्न उठाया गया है। कौन सी प्रक्रिया संगठन के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती है? नहीं खाती, नहीं के ऊपर फोकस कीजिएगा। हमें सिद्धांतों को पता नहीं करना कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, ये कह रहा है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संगठन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो संगठन के सिद्धांत तब हम पता करेंगे जब हमें ये पता हो कि संगठन क्या होता है। संगठन कुछ लोगों का एक समूह होता है जो तय निर्धारित नियम कायदों के अंतर्गत कार्य करता है, जिसका कार्य व्यवस्था को सुचारू चलाना और कार्य को सरलतम करना होता है। तो देखिए, अब संगठन किसी स्कूल का भी हो सकता है, किसी कॉलेज का भी हो सकता है, किसी फैक्ट्री का भी हो सकता है, या शाम को 20 लोग अगर कोई मैच खेलते हैं वहां भी संगठन हो सकता है। लेकिन प्रत्येक जगह एक न एक लीडर, एक न एक संस्था, एक न एक समूह काम करता है। तो आइए अब हम लोग फोकस करते हैं इन सिद्धांतों के ऊपर कि कौन सी प्रक्रिया संगठन के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती है। तो देखिए, सबसे पहले आप इन चारों ऑप्शन को देखिए। अधिकरण अतिच्छादन, विकेंद्रीकरण, अधिकार प्रत्यायोजन और संचरण। तो देखिए, सबसे पहले हम निचला जो द ऑप्शन है उसे उठाते हैं, संचरण। संचरण के 2 अर्थ निकाले जाते हैं। कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, या एक तरफ से दूसरी तरफ विचारों का आदान प्रदान भी हो सकता है। तो सबसे सटीक संगठन का सिद्धांत है संगठन के अंदर कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। आधी लड़ाइयाँ संसार में इसीलिए होती है कि हम आपस में बोलचाल बंद कर देते हैं। हृदय पर पड़े हुए बहुत सारी मोम या बर्फ को प्यार के 2 मीठे बोल पिघला देते हैं। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन, यह तो संगठन का सिद्धांत है, यह सही उत्तर नहीं है। अधिकार प्रत्यायोजन, अधिकार प्रत्यायोजन का मतलब होता है मेरे राइट्स को किसी दूसरे को हैंडओवर कर देना। और देखिए, संगठन में कोई भी आदमी 365 डेज काम नहीं कर पाता है, कभी ना कभी उसे अवकाश पर जाना पड़ता है, कभी ना कभी उसे कोई आवश्यक कार्य होता है। अब उस वक्त वो अपने कार्य को लेकर, अपने अधिकार को लेकर
500 किलोमीटर दूर चला जाए, तो क्या वो संगठन सही कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उस संगठन में थोड़ी बहुत रुकावट आ जाएगी। इसका मतलब अधिकारों का हस्तांतरण, प्रत्यायोजन, एक दूसरे को सौंपना, ये तो संगठन का सिद्धांत होना ही होना चाहिए। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। विकेंद्रीकरण, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को देखिए। आज की सामाजिक व्यवस्था में हम लोग क्या कर रहे हैं? आज की सामाजिक व्यवस्था के अंदर प्रधानमंत्री के नीचे उसकी कैबिनेट है, उनकी सहायता के लिए आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके नीचे आरएएस ऑफिसर्स हैं और बहुत सारे हम जैसे कार्मिक हैं। इसका मतलब एक ही व्यक्ति तो संगठन को नहीं चला रहा, अलग अलग व्यक्तियों के अंदर सत्ता का केंद्र डिवाइड कर दिया गया है। कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई पावर मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है। इसका मतलब ये भी संगठन का सिद्धांत है, ये उत्तर सही नहीं है। और देखिए अधिकार अतिच्छादन, अधिकरण अतिच्छादन, इसका अर्थ समझिए। अधिकरण अपनी संस्था, अतिच्छादन जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा देना। जब आप जरूरत से ज्यादा किसी संस्था के ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैं तो इसे डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता, इसे प्रजातंत्र नहीं कहा जाता है। ये डिक्टेटरशिप के अंदर आता है, ये तानाशाही के अंदर आता है और किसी भी संगठन को तानाशाह संगठन नहीं कहा जा सकता। तो पहला ऑप्शन, संगठन में अधिकरण अतिच्छादन कभी नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंसर ए, अधिकरण अतिच्छादन। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण की यूनिट से उठाया गया यह प्रश्न है। यदि आप लोग डॉक्टर हरदयाल सिंह की खेल प्रशिक्षण की बुक को पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि नेट जैसे एग्जाम में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। बहुत ही सरल और बहुत सटीक भाषा में लिखा गया है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में है। डॉक्टर हरदयाल का जो किताब है वो एक तरह से बाइबल है खेल प्रशिक्षण की। तो देखिए ये कह रहा है खेल क्रीड़ा की सार्थकता किस पर निर्भर करती है। तो दो चीज़ें हैं, खेल क्रीड़ा, स्पोर्ट्स गेम्स की सार्थकता, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व क्या है, किस पर निर्भर करती है। तो देखिए ऑप्शन सही है। निरंतरता, क्या प्रतिदिन आप लोग एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल सकते हैं? हर मैच के बाद आपको एक न एक दिन रेस्ट चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब गेम्स एंड स्पोर्ट्स को एवरीडे अगर हम लोग खेलेंगे तो उसकी जो एक यूनिकनेस है वो खो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, वैधता, वैलिडिटी। देखिए वैलिडिटी के लिए एक आइडल कंडीशंस मानी जाती है। वैलिडिटी कब मानी जाती है? जब किसी आदमी को आप मान लीजिए 100 मीटर कोई आदमी दौड़ा, 10 सेकंड का उसने समय निकाला ट्रैक पर। अब उस आदमी को घास पर दौड़ाते हैं तो भी वो लगभग 10 के आसपास निकालता है। मड जैसी सरफेस में दौड़ाते हैं तो भी 10 के आसपास निकालता है और विपरीत हवा के अंदर भी 10 के आसपास निकालता है। अलग अलग परिस्थितियों के अंदर जब हम एक टेस्ट के आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो उसकी वैधता, जब सभी आंकड़ों की औसत लगभग एक जैसी आती है तो इसे वैध कहा जाता है। तो अच्छा खिलाड़ी या अच्छी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कोई खिलाड़ी घास पर खेले तो भी अच्छा, अगर वो सिंथेटिक ट्रैक पर खेले तो भी अच्छा, अगर रेत के मैदान के ऊपर हल्की सी चट मिट्टी पर खेले तो भी अच्छा। तो ये सार्थकता नेचुरल है, 100% डिफरेंट होगी। रेत के मैदान पर, घास के ऊपर खेलने पर सब जगह कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी उसको, थोड़ा बहुत उसका अप एंड डाउन तो होगा। तो इसका मतलब ये भी महत्व इसके ऊपर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 पर आइए, विविधता। हाँ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में विविधता, वैरायटी होना बहुत जरूरी है, लेकिन अति आवश्यक जिन चीज़ों को हम लोग टेक्निक में इन्वॉल्व करें वो ही होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा विविधता खिलाड़ी का खेल खराब कर देती है, इसलिए यह भी सही उत्तर नहीं है। सटीक आंसर के ऊपर ये मापनता। मापनता का मतलब होता है एक वैलिडेट टेस्ट को, जैसे हमने कहा ना अभी कि 10 सेकंड के अगर आसपास टाइम निकाला है, वो वैध कब माना जाएगा? जब अलग अलग परिस्थितियों के अंदर उसने एक जैसा समय निकाला। एक खिलाड़ी ने अलग अलग परिस्थितियों के अंदर एक गोल इस मैदान पर भी किया, दूसरा गोल उस मैदान पर, तीसरा गोल उस मैदान पर। जब हर जगह उसको मापा गया तो उसने सबसे सटीक अपना रिजल्ट दिया। तो यही खेल क्रीड़ा की सार्थकता होती है, जो सबसे ज़्यादा मीजरेबल होती है। प्रत्येक परिस्थिति में जिसका एक जैसा मापन किया जा सकता है, एक जैसा एक खिलाड़ी ने प्रत्येक मैच में अलग अलग परिस्थितियों के अंदर गोल किया, मापन किया। तो मापनता, जिस गेम्स एंड स्पोर्ट्स में मापनता अलग अलग आती है वह महत्वहीन होता है। तो अंकन करने पर, मापन करने पर, मेजर करने पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक जैसा रिजल्ट आए, वही खेल क्रीड़ा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है।
शोध का प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत से विद्यार्थियों ने शोध पढ़ा नहीं होता है। शोध पढ़े बिना वो लोग इनको अगर मैं समझाऊं जेड टेस्ट एफ टेस्ट तो हमें एक एक टेस्ट के ऊपर 4-4 मिनट 3-3 मिनट लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको शोध की एक किताब आती है, मैं एक ऑथर का नाम है, बहुत ऑथेंटिकल ऑथर है, मेरे दिमाग से निकल रहा है, वह मैं बता दूंगा। अनुसंधान क्रियाएं, इस तरह से उस किताब का नाम है। बहुत रीजनेबल रेट में आती है, 100-125 रुपए के आसपास आती है। अगर एक बार आपने उसको पढ़ लिया तो रिसर्च का पेपर आप कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बड़ी सटीक है। इस वक्त मेरे दिमाग से उस किताब का नाम मिसप्लेस है, लेकिन मैं आपको जब बता दूंगा बहुत जल्दी। तो देखिए जब उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, अलग अलग आंकड़ों का एकत्रीकरण रिसर्च होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर होता है। अब रिसर्च में उसकी वैधता तभी होती है जब आंकड़े जो हैं, डाटा जो हैं वो सत्यापित हो, वो वैलिडेट हो, वो आइडेंटिकल कंडीशन के अंदर मापे गए हों। लेकिन यहाँ प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है कि जब अनुमान लगाना हो, तो देखिए रिसर्च में अनुमान बहुत कम लगाया जाता है। अब आप लोग जब इनको पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि टेस्ट के प्रकार क्या होते हैं। वैसे अभी इसका सबसे सटीक आंसर है, मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूँ। एफ टेस्ट, अनुमान लगाने के लिए एफ टेस्ट आपको काम में लाना होता है। आप रिसर्च की किताब पढ़िए, आने वाले कुछ दिनों में जो रिसर्च के प्रश्न होंगे उनको मैं बहुत अच्छे से आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी चूंकि आप लोगों ने ना तो आप लोगों ने समझा होगा और मैं इसके ऊपर ज़्यादा समझाऊंगा, तो हमारा पूरा चैप्टर इसी के ऊपर चला जाएगा। तो इसके उत्तर के ऊपर आइए, एफ टेस्ट। जब अनुमानित टेस्ट होता है, अनुमानित रिसर्च होती है, तो आंकड़े अनुमानित होते हैं, तो हम लोग एफ टेस्ट का प्रयोग करते हैं। सुमेलित करने वाले प्रश्नों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये कहने को एक प्रश्न होता है, लेकिन 4 प्रश्नों का समावेशन है, इसलिए एक गलती आपके पूरे प्रश्न को खराब कर सकती है। पुनः यह खेल प्रशिक्षण की ट्रेनिंग यूनिट से लिया गया प्रश्न है। और देखिए यहाँ अलग अलग ट्रेनिंग्स के फाउंडर्स का नाम पूछा गया है, और ऐसे जब अगर आपको याद होता है तो बड़ा इजीली हो जाता है, इसमें हमको ज़्यादा लॉजिक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला तो आपको जो भी ट्रेनिंग है उसका कंसेप्ट याद हो, प्लस उस ट्रेनिंग को एस्टेब्लिश करने वाला फाउंडर कौन है ये भी याद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ। सर्किट ट्रेनिंग, जैसा कि आप जानते हैं, मॉर्गन और एडमसन ने खोजी थी। सर्किट ट्रेनिंग एक निर्धारित एरिया के अंदर 8 से 12 स्टेशन के ऊपर हाफ टाइम रिकवरी के प्रिंसिपल के ऊपर काम करने वाली ट्रेनिंग। सर्किट का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने क्या किया, बिजली का स्विच दबाया तो उससे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ट्यूबलाइट तक गया और ट्यूबलाइट को इजीली ऑन कर दिया, इसे सर्किट कहा जाता है। तो सेम ऐसे कैसे सर्किट ट्रेनिंग का प्रिंसिपल भी ये होता है कि आपने एक स्टेशन पर ट्रेनिंग शुरू करी है, उसी टाइम सारे स्टेशन पर अलग अलग एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। अब जब आपने एक स्टेशन पर ट्रेनिंग खत्म कर ली तो आप अगले स्टेशन पर चले जाएंगे। मॉर्गन और एडमसन इसके खोजकर्ता थे। तो सर्किट ट्रेनिंग इसका ए का मिलेगा बी से। प्रेशर ट्रेनिंग, ये बेसिकली फुटबॉल के कोच थे विंटर बॉटम, जिन्होंने खोजी थी, और इसके अंदर खिलाड़ियों को खेल जैसी अनुकूल परिस्थितियां ना देकर उससे कहीं ज्यादा जटिल परिस्थितियों में अभ्यास कराया जाता है, दबाव देकर, खेल से विपरीत परिस्थितियों का दबाव देकर, इसलिए इसका नाम प्रेशर ट्रेनिंग है, इसलिए इसे विंटर बॉटम इसके खोज करता। इंटरवल ट्रेनिंग, जिसे अंतराल विधि भी कहा जाता है, अंतराल विधि प्रोफेसर वोल्डेमोर और ग्रेस्टल ने खोजी थी। यहाँ प्रोफेसर वोल्डेमोर का नाम नहीं है, हैंस रेंडल जो है ये इनके शिष्य थे दोनों के। इन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर रिसर्च किया, और वोल्डेमोर और ग्रेस्टल ने तो खोजा था, लेकिन हैंस रेंडल ने इसे बहुत ज़्यादा संसार में प्रचारित किया, इसलिए यहाँ इसका नाम भी आ गया। तो इंटरवल ट्रेनिंग के खोज करता रेंडल और ग्रेस्लर। और फाट्रेक ट्रेनिंग, जैसा कि आपने पढ़ा है, ये गोस्ता होल्मर नाम के कोच थे, जो क्या थे कि एक क्रॉस कंट्री टीम के कोच थे। ये उसके ऊपर डेली नए वेरिएशन करते थे। इन्होंने देखा कि खिलाड़ी नॉर्मल ट्रैक के ऊपर, नॉर्मल सड़क के ऊपर दौड़ता है तो उसमें कंपटीशन की भावना नहीं आ रही। तो इन्होंने क्या किया कि इनका जहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर था उसके पीछे एक लेक थी, तो उस लेक के अंदर इन्होंने कहा कि फास्ट स्पीड से जाइए और उस लेक का चक्कर काटते हुए वापस यहाँ आइए। इस तरह से इस ट्रेनिंग का नाम फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग पड़ा। जब हम लोग ट्रेनिंग पढ़ाएंगे आपको इससे बताएंगे। तो फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग के खोजकर्ता गोस्ता होल्मर थे। स्वास्थ्य शिक्षा की यूनिट से उठाया हुआ प्रश्न है, बहुत ही कॉमन प्रश्न है, सबसे ज्यादा गलत करने वाला प्रश्न है। लोग इसको बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं। जिस प्रश्न के ऑप्शन जितने ज्यादा सरल होते हैं उस प्रश्न को गलत होने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से स्वास्थ्य निम्न में से किसका दायित्व माना जाता है? सैद्धांतिक रूप से, बेसिक प्रिंसिपल, ड्यूटी किसकी है? स्वास्थ्य निम्न में से किसका दायित्व माना जाता है?
एक लाइन में आप समझ जाएंगे। वर्तमान में कोरोना का प्रभाव चल रहा है और सभी लोगों ने कहा है कि कोरोना का केवल एक ही इलाज है, सेल्फ आइसोलेशन, घर पर रहें, स्वयं को सुरक्षित रखें। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जब स्वयं को सुरक्षित रखना है तो स्वयं को सुरक्षित रखना, स्वयं को जिम्मेदार रखना, स्वयं को स्वस्थ रखना स्वयं किसकी जिम्मेदारी होती है? स्वयं व्यक्ति की। समुदाय आपको पाबंद कर सकता है, जैसे आज समुदाय के बहुत से लोगों ने गली मोहल्लों में बल्लियां लगा रखी है, आप दूसरे मोहल्ले के अंदर जा नहीं सकते। राज्य नियम बना सकता है, आपके राज्य ने पुलिस लगा दी, सुबह 7 से 7 आप वॉक कर सकते हैं, घर से बाहर सामान ला सकते हैं, 7 बजे के बाद कर्फ्यू है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो आपके घर आके आपको नियम बता सकते हैं, आपको क्वारंटाइन के प्रिंसिपल्स बता सकते हैं, आपकी टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं, जैसे कुछ लोगों ने इस कोरोना के दौर में इसका गलत फायदा उठाया, उन लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्यता का ध्यान नहीं रखा और वो लोग इधर से उधर घूमते रहे, तो किसकी जिम्मेदारी आई? स्वयं व्यक्ति की जिम्मेदारी आई। तो सीधा सीधा सा प्रश्न का उत्तर है कि सैद्धांतिक रूप से स्वास्थ्य स्वयं व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। व्यक्ति से समुदाय बनता है, समुदाय से समाज बनता है, समाज से उसकी कम्युनिटी बनती है, फिर राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है और देन ग्लोबल जमाना बनता है। तो स्वयं व्यक्ति की जिम्मेदारी।